तो क्या उससे भी हमारे हार्ट पर असर पड़ता है, जो घी तेल हम अक्सर घरों में यूज कर रहे हैं? जी, घी तेल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमने जब फैक्टर्स डिस्कस किए तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब घी एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह हम बोलते हैं उसको, कि घी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो घी हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इंडिया में। देसी घी को लेके हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है। लेकिन जो भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, देखिए, जो अगर उन्हें आसानी से समझने की कोशिश करें तो ज्यादातर सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो विंटर्स के टाइम में हमारे जम जाते हैं। तो इस टाइप के जो फैट्स हैं, जैसे बटर है, घी है, वनस्पति घी है, ये हार्ट में बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसको आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिर्फ पेन होना ही एक सिम्टम है या उसके अलावा भी और कोई सिम्टम्स होता है? तो ये 4-5 सिम्टम्स जो हैं, थकान, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चक्कर, पसीना आना, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ये कई बार इवन हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। इनडाइजेशन की वजह से कई बार साइलेंट हार्ट अटैक्स, जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, वो मिस हो जाते हैं और धीरे धीरे हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इनडाइजेशन अगर आपको लग रहा है तो वो डेफिनेटली एक हार्ट का सिम्टम हो सकता है। और एसिडिटी और हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड भी होती है, क्योंकि एसिडिटी भी स्ट्रेस से रिलेटेड एक फैक्टर है। इसीलिए आपने बोला आजकल एसिडिटी भी ज्यादा हो रही है लोगों को, जिसे हम IBS बोलते हैं। वो भी बहुत ज्यादा कई बार एंजाइटी या स्ट्रेस के साथ रिलेटेड होता है। नमस्कार दर्शकों, मैं दया शर्मा, स्वागत है आपका HPN न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अमित हांडा सर, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। जैसा कि आजकल हम सभी को देखने को मिल रहा है कि हार्ट अटैक के केसेस यंग जनरेशन में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लाइफस्टाइल डिजीजेस भी बनती जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अमित सर जुड़े हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि सर आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित हांडा, मैं कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ कैलाश हॉस्पिटल न्यूरो इंस्टीट्यूट सेक्टर 71 नोएडा में। आज हमारा ये बातचीत करने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि जनरल पब्लिक को हम अवेयर कराएं मेन हार्ट प्रॉब्लम्स के बारे में, जो आजकल ज़्यादा देखी जा रही हैं, जिसमें यंग हार्ट अटैक्स, साइलेंट हार्ट अटैक्स, और जैसे वर्कआउट के टाइम पे या जिम में देखे जाने वाली जो हार्ट प्रॉब्लम्स हैं। इसमें हम कोशिश करेंगे कि गोइंग थ्रू इस डिस्कशन में हम कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर पाएं। इन चीज़ों को लेके हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा डाउट्स भी हैं, और पेशेंट्स आजकल डरे भी रहते हैं कि जिम करें या ना करें। एक दो केसेस की वजह से काफ़ी बार कुछ डाउट्स आ जाते हैं पेशेंट के माइंड में, और उसकी वजह से एक्सरसाइज हैम्पर हो जाती है लोगों की, लोग एक्सरसाइज करना कम कर देते हैं। तो इन चीज़ों को, इन डाउट्स को हम कोशिश करेंगे कि क्लियर करें गोइंग फॉरवर्ड, और ये मेन डिस्कशन पॉइंट्स हमारे इवॉल्व करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूंगी कि जैसे आजकल हम सभी अपनी हेल्थ का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो अपनी फिजिकल हेल्थ का बहुत ध्यान रख रही है, बट लोगों को सही तरीके से अपनी बॉडी का ध्यान रखना नहीं आता है। तो सबसे पहला तो यही सवाल है कि हम किस एज पे अपने आपको चेक कराएं या अपने हार्ट को चेक कराएं? एक चेकअप बहुत जरूरी होता है, ताकि हमें पहले ही पता लग जाए कि जो आने वाली परेशानी है वो कितनी बड़ी है या कहाँ तक है। जी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है कंसिडर करने के लिए। आज से 10 ईयर्स पहले जो गाइडलाइंस थे, जो हम बोलते थे कि 40 या 50 ईयर्स के बाद जो चेकअप्स होने चाहिए, उनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आज हम 100 हार्ट अटैक्स देख रहे हैं तो उसमें से बोला जाता है कि ऑलमोस्ट 80% हार्ट अटैक्स जो हैं वो प्रिवेंटिव हैं, वो बचाए जा सकते हैं। जो अभी हो रहे हैं उनको भी बचाया जा सकता है। तो वो बचाव तभी होगा अगर हम सही तरीके से स्क्रीनिंग, जो हमारे टेस्ट हैं, उन्हें हम फॉलो करेंगे। जिसमें देखिए, जो मेन लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जो हार्ट अटैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो मेन अगर हम लिस्ट करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ब्लड प्रेशर का इशू है, डायबिटीज का इशू है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, यंग पेशेंट्स में भी और आगे भी स्मोकिंग का इशू है, और आजकल स्ट्रेस का इशू है। तो इसमें अगर हम स्क्रीनिंग देखें तो जो कोलेस्ट्रॉल को लेके स्क्रीनिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर इंसान को 20 ईयर्स के बाद ही एक बार कम से कम अपना कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करा लेना चाहिए। और उसके बाद अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको जल्दी, नहीं तो इनिशियल स्टेज में 4 से 5 साल में भी आप रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है, अगेन 20 ईयर
20 इयर्स की एज रखी गई है, जिसमें हर इंसान को कम से कम एक बार जरूर अपना बीपी चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आज हम हार्ट अटैक्स कोई देखते हैं जो अराउंड 40 इयर्स के अराउंड आते हैं, तो जो ब्लॉकेज या प्लाक जिसे हम बोलते हैं, वो फॉर्मेशन है, वो एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और यूजुअली वो 10 साल के अराउंड लेता है। 20 से 30 साल की एज में ये रिस्क फैक्टर्स की वजह से बनना शुरू हो जाता है, और ये एज में हम जानते हैं कि यंगस्टर्स बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं होती और उतना ध्यान भी नहीं देते कि हम अपना कोलेस्ट्रॉल या ब्लड प्रेशर चेक कराएं। लेकिन अगर हमें 40s की एज आते आते बचना है हार्ट प्रॉब्लम से, तो हमें 20 साल की एज पे एक बार जरूर अपना बीपी चेक कर लेना चाहिए। जिन लोगों के घर में माता पिता में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या हार्ट डिजीजेस हैं, उनको ज्यादा फ्रीक्वेंटली, नहीं तो हर इंसान को एटलीस्ट एवरी 2 इयर्स गोइंग फ्रॉम 20 इयर्स अपना ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए। डायबिटीज की स्क्रीनिंग थोड़ी डिलेड मानी जाती है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो जल्दी करें, नहीं तो 35 इयर्स के बाद में सबको अपनी शुगर लेवल्स का भी ध्यान रखना चाहिए और उसे चेक करते रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आसपास हमारे फैमिली मेंबर्स स्ट्रेस को भी देखते रहें। आजकल हम देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव माहौल है, हर इंसान एक दूसरे से आगे चलने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश कर रहा है, और वहां डेफिनेटली स्ट्रेस का एक रोल आ रहा है जो मे बी 10 या 20 साल पहले इतना ज्यादा नहीं था इस एज ग्रुप में, जितना आजकल देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कई बार पेशेंट खुद नहीं समझ सकता, उसके जो केयर गिवर्स हैं, उसके साथ वाले हैं, उनको भी इस चीज पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने स्ट्रेस का ध्यान रखें। अगर इन फैक्टर्स को हम ध्यान दें और एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखें, जैसे कि आपने कहा हेल्दी लाइफस्टाइल लोग आजकल कर रहे हैं, एक्सरसाइज करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रीनिंग या डिजीजेस को लेके अभी जागरूकता उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। स्लोली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर इन फैक्टर्स पे हम ध्यान देंगे तो 70-80% तक हार्ट अटैक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसे पहले कहा जाता था कि हार्ट अटैक जो है, ये जो बीमारियां हैं, ये बुजुर्गों वाली बीमारियां हैं, जब एक एज हो जाती है 50+, 60+, तब जाके ये चीजें देखने को मिलती थी। बट आजकल जो इसका इफेक्ट पड़ रहा है वो यंग जनरेशन पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है, युवा पीढ़ी पे बहुत ज्यादा पड़ रहा है। तो सच में ऐसा हो रहा है आपके हिसाब से, और क्यों हो रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए ऐसा हो रहा है और बिल्कुल ये स्पष्ट है। इवन हमारी अभी हमें लगभग 20 साल हो गए मुझे मे भी काम करते हुए या मेडिकल फील्ड में। तो जब इनिशियल हमारे पहले 5 या 10 साल थे, तो यूजुअली हार्ट के जो पेशेंट्स थे वो बच्चे अपने पेरेंट्स को हमारे पास लेके आते थे कि फादर को कुछ प्रॉब्लम हो गई या मदर को। आजकल जैसे मैंने पहले भी बताया कि 40-50% तक जो पेशेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। आज भी अगर मैं कोई 2 इंटरवेंशन या केसेस हार्ट अटैक में हमें करने पड़ रहे हैं, उसमें से लगभग एक पेशेंट ऐसा है जिसमें माँ बाप अपने पेशेंट बच्चों को लेके आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली एक फैक्ट है कि एक बहुत ड्रास्टिक शिफ्ट हुआ है, स्पेशली हमारी कंट्री में। हमारे ये जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, यहाँ पे इम्पैक्ट बहुत हैवी है। वेस्टर्न कंट्रीज में अब उल्टा हो रहा है। वहां पे इनिशियल 70s और 80s से पहले जो इंक्रीज आया था हार्ट डिजीजेस में, उसके बाद वो कुछ कम होता लग रहा है, और इंडिया या साउथ ईस्ट एशिया में अब ये उसको फॉलो कर रहा है जो उनके में 50 साल पहले हुआ था। तो बहुत यंग पेशेंट्स में 40 साल की एज में ही अराउंड 30-40% हमारे हार्ट अटैक्स के पेशेंट है। 50 इयर्स के नीचे नीचे ऑलमोस्ट 50% पेशेंट, हर 2 में से एक पेशेंट हार्ट अटैक का जो है वो 50 इयर्स से पहले आ रहा है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस और उसी चेंजेस से एसोसिएटेड जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, और स्पेशली किसी भी फॉर्म में टोबैको का यूज है, चाहे वो स्मोकिंग हो, वेपिंग हो, और स्ट्रेस है, लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमने मेंशन की पहले, जिसमें प्राइमरली आपका ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल है, स्मोकिंग है और स्ट्रेस है। अगर ये 5 फैक्टर्स अगर हम ले लें तो ये प्रिवेंशन ऑलमोस्ट 70-80% हो सकती है। और ये मेन रीजंस हैं बहुत अर्ली चाइल्डहुड से अनहेल्दी जो लाइफस्टाइल हम देख रहे हैं आजकल। बच्चे बहुत ज्यादा फास्ट फूड ले रहे हैं और चाइल्डहुड ओबेसिटी इंक्रीज हो रही है, जिसके चलते जो ब्लॉकेज फॉर्मेशन है वो बहुत अर्ली हो रही है और हार्ट डिजीजेस भी बहुत अर्ली देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सर, जैसे कितनी बार आजकल तो यंग जनरेशन में भी देखने को मिल रहा है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, गैस का पेन भी कितनी बार बढ़ता जा रहा है। तो ये नॉर्मली चेस्ट पर भी असर दिखाता है, तो लोगों को लगता है ये नॉर्मल है, गैस का ही है। तो क्या उस टाइम पे भी उन्हें एक बार चेकअप करा लेना चाहिए? जी देखिए, हाँ, एसिडिटी या इंडाइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ये काफी कंफ्यूजिंग होता है हार्ट प्रॉब्लम के साथ। बर्निंग सेंसेशन होता है जो दोनों जगह में हमें मिल सकता है। ऑल्दो हम ये देखते हैं कि जो थोड़े ओल्ड एज पेशेंट्स हैं और फीमेल पेशेंट्स हैं, इनके अंदर एटिपिकल सिम्टम्स जैसे इंडाइजेशन है, ये ज्यादा कॉमन होती है। जो यंग पेशेंट्स हैं
और जिनको डायबिटीज नहीं है और मेल्स हैं, उनमें टिपिकल जो चेस्ट डिस्कम्फर्ट है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो इंडाइजेशन कई बार बहुत कंफ्यूजिंग होता है। पेशेंट्स आते हैं हमारे पास 2 या 3 दिन से उन्हें इंडाइजेशन की फीलिंग हो रही होती है। तो इंपॉर्टेंट चीज ये होगी उसमें कि आप एसिडिटी का टैबलेट भी ले लें और फिर भी आपको रिलीफ फील नहीं हो रहा है, तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि ये अगर 1 या 2 दिन से इंडाइजेशन हो रहा है और एसिडिटी समझ के हम उसको बैठे रहते हैं, तो उसमें डेफिनेटली हमें एक एटलीस्ट एक सिंपल ईसीजी कर लें या फिर आप किसी भी फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट की एक बार सलाह ले लें, तो हमारा टाइम और लाइफ सेव हो सकती हैं। इंडाइजेशन की वजह से कई बार साइलेंट हार्ट अटैक्स जिन्हें हम बोलते हैं, जिनमें टिपिकल चेस्ट पेन नहीं होता, वो मिस हो जाते हैं और धीरे धीरे हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है। तो इंडाइजेशन अगर आपको लग रहा है तो वो डेफिनेटली एक हार्ट का सिम्टम हो सकता है। और एसिडिटी और हार्ट की प्रॉब्लम्स जो है रिलेटेड भी होती है, क्योंकि एसिडिटी भी स्ट्रेस से रिलेटेड एक फैक्टर है। इसीलिए आपने बोला आजकल एसिडिटी भी ज्यादा हो रही है लोगों को, जिसे हम आईबीएस बोलते हैं। वो भी बहुत ज्यादा कई बार एंजाइटी या स्ट्रेस के साथ रिलेटेड होता है और वो हार्ट की भी प्रॉब्लम्स में ओवरलैप कर सकता है। तो इंडाइजेशन को इग्नोर ना करें, उसे इवेलुएट जरूर करवाएं और बेटर है कि एक फिजिशियन या कार्डियोलॉजिस्ट का आप एक चेकअप करा लें, तो उसमें आपका टाइम और लाइफ भी सेव हो सकती है। इसके अलावा सर जैसे हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिर्फ पेन होना ही एक सिम्टम है या उसके अलावा भी और कोई सिम्टम्स होता है? जी देखिए, क्लासिकल सिम्टम जो हम बोलते हैं या जब भी हम हार्ट अटैक पे जोर देते हैं तो वो जरूर चेस्ट पेन है। चेस्ट पेन की क्वालिटी का भी एक पता होना चाहिए। कई बार बहुत बार पेशेंट्स बोलते हैं कि पिन पॉइंट पेन है, जैसे आप किसी उंगली से अपने एक एरिया में बता सके कि यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है। इस टाइप का पिन पॉइंट पेन जो होता है वो यूजुअली हार्ट से रिलेटेड नहीं होता। हार्ट के पेन को हम यूजुअली डिफाइन करते हैं क्रशिंग, स्क्वीजिंग, जैसे कोई प्रेशर आपकी चेस्ट में फील हो रहा हो। और वो पेन जो है वो रेडिएट करता है, ज्यादातर वो आपके दोनों हाथों में, जॉस की तरफ या बैक साइड में भी रेडिएट कर सकता है। तो ये क्लासिकल पेन है, डेफिनेटली ये सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम है। लेकिन जैसे जैसे एटिपिकल हमने मेंशन किया कि एटिपिकल सिम्टम्स हैं, वो भी बहुत कॉमन होते हैं 50 इयर्स के एज के ऊपर और फीमेल पेशेंट्स में और डायबिटिक पेशेंट्स में जिनको डायबिटीज है। ये क्लासिकल चेस्ट पेन 50% तक लोगों में नहीं मिलता है। तो इन पेशेंट्स में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, आपको लगे कि आपका सांस ज्यादा फूल रहा है, आप कुछ काम करने पे फटीग हो जाना, बिल्कुल थोड़ा सा काम करने पे आपको थकान हो रही है, ये भी हार्ट अटैक के बहुत प्रोमिनेंट और कॉमन सिम्टम्स हैं इस एज ग्रुप में, जो 50 इयर्स के ऊपर हो, जिनको डायबिटीज हो और फीमेल पेशेंट्स हो, उनमें एटिपिकल सिम्टम्स मिलते हैं। कुछ पेशेंट्स सिर्फ कोल्ड स्वेट्स के साथ आ जाते हैं, जिनको सिर्फ पसीने आ रहे हैं। कुछ पेशेंट्स सिर्फ चक्कर, गिडीनेस के साथ भी आ सकते हैं। तो ये 4-5 सिम्टम्स जो हैं, थकान, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, चक्कर, पसीना आना, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए और ये कई बार इवन हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो सकते हैं। तो सर ऐसा भी होता है कि बुजुर्ग में अलग सिम्टम्स हैं और जो यंग जनरेशन है या युवा पीढ़ी है उसमें अलग सिम्टम्स हैं, ऐसा भी होता है? जी बिल्कुल। तो यंग पेशेंट्स में जैसे मैंने मेंशन किया, ज्यादातर क्लासिकल सिम्टम्स, जिनको डायबिटीज नहीं है, जो यंग जनरेशन है, उनमें चेस्ट डिस्कम्फर्ट प्रोमिनेंट सिम्टम होगा ऑलमोस्ट 80-90% लोगों में। और यहीं अगर हम बात करें मोर देन 70 या मोर देन 80 इयर्स की एज में, मोर देन 70 इयर्स की एज में हार्डली 30-50% में क्लासिकल चेस्ट पेन होगा। और बाकी लोगों में कुछ और सिम्टम्स जो हमने डिस्कस किए, जिसमें इनडाइजेशन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रीदिंग डिफिकल्टी जिसे बोलते हैं, गिडीनेस हो गया, ये सिम्टम ज्यादा प्रोमिनेंट होंगे। 80 इयर्स के ऊपर में सिर्फ कई बार पेशेंट्स थकान या वॉमिटिंग के साथ आ जाते हैं। तो ये भी सिम्टम, 80 इयर्स की एज में लेस देन 30% लोगों में क्लासिकल चेस्ट पेन होता है। तो एज के साथ हमारे पेन रिसेप्टर्स, अगेन डायबिटीज की पेशेंट्स में पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो इतने प्रोमिनेंटली काम नहीं करते और चेस्ट डिस्कम्फर्ट इतना कॉमन सिम्टम नहीं होता। तो इन एटिपिकल सिम्टम्स पे भी हमें जरूर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा सर जैसे सडनली आजकल जो हार्ट अटैक के केसेस बढ़ रहे हैं वो सडन बढ़ रहे हैं कि मतलब सडनली कोई बैठा है देन उसे सडनली हार्ट अटैक आ गया, तो उस टाइम पे जो उसके अराउंड है, जो उसके आसपास है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गई है। तो हम देखते हैं कि पेशेंट्स अपने आसपास देखते हैं लोग गिर जाते हैं और उस टाइम पे क्या करें। तो देखिए, अगर पेशेंट कॉन्शियस है, अगर उसको छाती में दर्द हो रहा है और पेशेंट कॉन्शियस है, आपको लगता है कि ये हार्ट अटैक हो सकता है, तो सबसे पहली चीज हमें करनी चाहिए वो कॉल फॉर हेल्प है। आप कोशिश करें कि आप इमीडिएटली एम्बुलेंस या इमरजेंसी जहां भी इन्फॉर्म कर सकें, किसी केयर गिवर को आप बुलाएं
कि वो जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचे। उसके बाद अगर अगेन पेशेंट कॉन्शियस है और घर पे या जहां पे भी आप हैं, अगर एस्पिरिन की जो टैबलेट होती है 325 mg या 300 mg की जो टैबलेट होती है, अगर इकोस्प्रिन के नाम से आती है, एस्पिरिन के नाम से आती है, उसको पेशेंट को च्यू करके हम खिला दें, स्वेलो करा दें, तो वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है और हार्ट अटैक में जो क्लॉट बनता है उसे डिसॉल्व करने में हेल्प कर सकती है। तो चेस्ट डिस्कम्फर्ट में, पेन में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट दवाई है जो हमें देना चाहिए पेशेंट्स को, वो एस्पिरिन की टैबलेट है। तो वो जरूर, अगर पेशेंट कॉन्शियस है तभी दें। अगर पेशेंट आपको लग रहा है बेहोश हो रहा है, तो फिर उसका सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि आप ये चेक करें कि पेशेंट को हिला के कि वो सांस ले रहा है नहीं, आपकी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं। अगर पेशेंट बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, सडनली गिर गया है, तो फिर जैसे हम जानते हैं सीपीआर जिसे हम बोलते हैं, जिसमें चेस्ट कंप्रेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो करने की कोशिश करना चाहिए। इसीलिए हम बोलते हैं सबसे पहले आप हेल्प बुला लें। ये जब आप कर रहे होंगे तो कोई ना कोई आपकी मदद के लिए आ जाएगा, और उस टाइम पे जो एक्सपीरियंस या जो हेल्थ केयर गिवर्स हैं वो पेशेंट की ज्यादा बेटर देख रेख कर सकते हैं। घर पे कई बार हमें नाइट्रेट्स, या जिसे हम बोलते हैं, कई लोगों को जिनको हार्ट की प्रॉब्लम पहले से रहती है, सॉर्बिट्रेट नाम की एक गोली होती है जिसे जीभ के नीचे रख सकते हैं। वो गोली तभी इस्तेमाल करना चाहिए अगर पेन बहुत ज्यादा हो। उसका मेन जो पर्पस है वो पेन को कम करना है। वो थोड़ा सा बीपी भी कम कर देती है, इसलिए हर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। लेकिन पेन अगर बहुत ज्यादा है और आपके पास अवेलेबल है तो फिर आप यूज कर सकते हैं। पेशेंट को हमेशा बिठा दें, उसको चलता फिरता ना रखें। अगर उसके टाइट क्लोथिंग है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तो टाइट क्लोथिंग को आप रिमूव कर सकते हैं, और पेशेंट की नीज बेंड करके अगर आप बिठा देंगे तो हार्ट पे जो स्ट्रेन है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो इन पॉइंट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। इन पॉइंट्स को फॉलो करने से हम जो हमारे आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं उनकी जान बचा सकते हैं। इसके अलावा सर, जैसा भी हमने पहले भी डिस्कस किया कि आजकल वर्कआउट करते टाइम भी अचानक से चीजें बढ़ती जा रही हैं। जैसे अभी कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे लोग जिम जाते हैं, सडनली उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है या कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, जिसमें वो वहां पे ही वो कर जाते हैं। तो वो किस रीजन से होता है? जी, हम बहुत सारे आजकल केसेस देखते हैं जिसमें स्पेशली आपने जैसे बोला कि जिम में, हम्म। और वो यूजुअली रिकॉर्ड भी हो जाते हैं। जिम्स में कैमरा होते हैं, हम देखते हैं सडनली पेशेंट्स गिर जाते हैं। हम्म। तो ये देखिए, ये इस चीज से बहुत ज्यादा डाउट्स भी आ गए हैं लोगों के माइंड में। तो एज सच मैं ये बोलना चाहूंगा कि जिम जाना अपने आप में कोई खराब चीज नहीं है, अगर आप उसे सही तरीके से करते हैं। ज्यादातर ये देखा गया है कि बहुत एक्सेसिव, जैसे मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइजेस बोलते हैं, उन केसेस में ज्यादातर ऐसा होता है। तो एक तो हैवी एक्सरसाइजेस बिना अपने टेस्ट करवाए या बिना प्रॉपर ट्रेनर के आपको नहीं करना चाहिए। उसी लेवल तक आप करें जिस लेवल तक आपका ट्रेनर एडवाइस कर रहा है। यूजुअली हैवी एक्सरसाइजेस करने से पहले, या आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री है, तो एक जनरल कार्डियक हेल्थ चेकअप जरूर कराएं। ज्यादातर ये जो बहुत सडन एपिसोड्स होते हैं, इनमें मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में, मोस्ट मतलब 90% से ज्यादा पेशेंट्स में कोई अंडरलाइंग हार्ट डिजीज होती है, जिसमें हो सकता है कि उस पेशेंट को कोई ब्लॉकेज अंदर हो जो अनडिटेक्टेड हो। एक हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी करके कंडीशन है जो बहुत कॉमन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के केसेस ही ज्यादातर वो होते हैं जो जिम में इस तरह से ओवर एक्सरसाइज करने से गिर जाते हैं, और इसको हम बहुत इजीली इकोकार्डियोग्राफी से चेक कर सकते हैं। तो अगर आप हैवी एक्सरसाइज के लिए प्लान कर रहे हैं तो अगेन अपना एक बेसिक कार्डियक चेकअप करा लें, तो उसके बाद आप ये टेस्ट जो भी एक्सरसाइजेज हैं वो कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस प्रिवेंटेबल है, अगेन जो जिम में भी हो रहे हैं, प्रोवाइडेड कि हम सही तरीके से एक्सरसाइज करें। हैवी एक्सरसाइजेस एज सच जनरल कार्डियक हेल्थ के लिए हम एडवाइस नहीं करते हैं। मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी जैसे ब्रिस्क वॉकिंग है वो आपके लिए अच्छी हेल्पफुल होती है। हैवी एक्सरसाइजेस में कई बार क्लॉटिंग पोटेंशियल भी होता है, वो क्लॉट्स भी बना सकती है, तो हाइड्रेशन का, इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए एक्सरसाइज करते वक्त। नहीं तो कई बार बहुत हैवी एक्सरसाइजेस में हाइड्रेशन का प्रॉब्लम आने से क्लॉटिंग भी हो जाती है, और वो क्लॉटिंग को भी प्रमोट करता है। तो मोस्टली ये फैक्टर्स हैं जो जिम में काम आते हैं। तो अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके अलावा ऐसे कहावत है और कहा भी जाता है कि हम जब अक्सर जब सुबह चलते हैं, जो मॉर्निंग की वॉक होती है वो हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, जो मॉर्निंग की एयर होती है वो हमारी हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। तो क्या ये मिथ है या रियलिटी है? नहीं, ये बिल्कुल रियलिटी है। एरोबिक एक्सरसाइजेस, हार्ट हेल्थ जब हम बोलते हैं, हमें पता है कि जिम में जो हम वेट ट्रेनिंग करते हैं वो भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, लेकिन एरोबिक एक्सरसाइजेस हार्ट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं।
मसल स्ट्रेंथ आपको एक्सरसाइजेस, दूसरी एक्सरसाइजेस से मिलता है। तो जैसे ब्रिस्क वॉक है, हम नॉर्मल वॉकिंग करते हैं, वो भी आपके स्टेप्स भी हार्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन जो ब्रिस्क वॉक है जिसमें आप हल्का सा एक सांस फील करें, दूसरे से आप बात ना कर पाए, जो इतना तेज वॉक है, उसमें आपकी जो प्रेस्पिरेशन होती है, एंटीऑक्सीडेंट फॉर्मेशन होती है, वो आपको डेली बेसिस पे भी हार्ट हेल्थ से प्रोटेक्ट करता है। तो एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी मिलता है, और अगर आप उसे लंबे समय फॉलो करते हैं, अगर वीक में आप 5 से 6 दिन ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो लॉन्ग टर्म भी आपका ब्लड प्रेशर, आपका कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज कंट्रोल से वो बहुत हेल्प देता है, और लॉन्ग टर्म में पेशेंट्स के हार्ट हेल्थ रिस्क को ऑलमोस्ट 50% से भी ज्यादा रिड्यूस कर सकता है। ये भी देखा गया है कि इंटेंसिव जो एक्सरसाइज प्रोग्राम्स लोग फॉलो करते हैं, जिनको ब्लॉकेजेस बने रहते हैं, जिसमें इवन 30-50% तक ब्लॉकेजेस हैं, वो रिवर्स भी हो जाते हैं एक एक्सटेंसिव वर्कआउट या फिर इस तरह की ब्रिस्क वॉकिंग जो आप बोल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक को फॉलो करने से, अगर वो सही तरीके से आप फॉलो करें। इसके अलावा जैसे अभी हमने पहले भी डिस्कस करा था कि फास्ट फूड का बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे जो सिर्फ घी वगैरह प्रेफर करते हैं या ब्रेड वगैरह, बटर वगैरह प्रेफर करते हैं, तो क्या उससे भी हमारे हार्ट पर असर पड़ता है, जो घी तेल हम अक्सर घरों में यूज कर रहे हैं? जी, घी तेल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हमने जब फैक्टर्स डिस्कस किए तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। अब घी एक डबल एस स्वॉर्ड की तरह हम बोलते हैं उसको, कि घी में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है। तो घी हमेशा से एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इंडिया में, देसी घी को लेके हमेशा एक कंट्रोवर्सी बनी रहती है। लेकिन जो भी सैचुरेटेड फैट्स हैं, देखिए, जो अगर उन्हें आसानी से समझने की कोशिश करें तो ज्यादातर सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो विंटर्स के टाइम में हमारे जम जाते हैं। तो इस टाइप के जो फैट्स हैं, जैसे बटर है, घी है, वनस्पति घी है, ये हार्ट में बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए। इसको आप मॉडरेशन में ले सकते हैं। जैसे जो बहुत हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वो थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप उसे कुकिंग मीडियम में यूज ना करें तो बेटर रहेगा। लेकिन ऊपर से जैसे हमारे इंडिया में ट्रेडिशनली लोग रोटी पे लगा लेते हैं या सब्जी में डाल लेते हैं, वो उतना आप ले सकते हैं, 1 चम्मच तक होता है। ऑयल के बारे में जैसे है, जो हम ये बोलते हैं कि आप ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस चेंज ना करें हर एक एरिया में। जैसे कुछ एरियाज में लोग कोकोनट ऑयल के साथ भी हेल्दी रहते हैं, लेकिन अदरवाइज कोकोनट ऑयल को बहुत हेल्दी ऑयल नहीं माना जाता। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस बहुत चेंज ना करें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑयल में होता है कि ऑयल आप रीयूज ना करें, और ऑयल को जितना कम यूज कर सके, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप चेंज करके ऑयल को यूज कर सके, कि एक बार आप कोई ऑलिव ऑयल ले रहे हैं, कभी मस्टर्ड ऑयल ले रहे हैं, वो भी एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। तो ऑयल में ये 2-3 पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घी बेनिफिशियल भी हो सकता है और नुकसान भी कर सकता है, मॉडरेशन में लेना जरूरी है। इसी के साथ साथ एक लास्ट क्वेश्चन, वो अक्सर आजकल की युवा पीढ़ी के लिए ही है। जैसे आजकल हम देखते हैं कि काफी सारे लोग हैं जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपना काम करते हैं, ठीक है, तो वो उस टाइम पे क्या करते हैं, वो एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह ले लेते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह ले लेते हैं। आजकल ये गर्ल्स और बॉयज दोनों में हो गया है, तो क्या ये भी एक हार्ट के लिए रिस्क फैक्टर है? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, एनर्जी ड्रिंक्स एक्सेसिव लेना, किसी भी अमाउंट में लेने से भी डेफिनेटली हमारे ब्लड प्रेशर्स, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, स्ट्रेस लेवल्स और ब्लड प्रेशर, इन पे बहुत फर्क पड़ता है। तो वो एक स्पाइक देते हैं हमारे ब्लड प्रेशर लेवल्स को। तो ये बहुत एक्सेसिवली नहीं लेना चाहिए, और रूटीनली तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो एक बहुत ही मॉडरेट लिमिटेड अमाउंट में ओकेजनली अगर कभी कोई ले रहा है तो दैट्स ओके, लेकिन जिनको डेली रूटीन में यूज करना बहुत ज्यादा हानिकारक है, और उससे डेफिनेटली आपकी ब्लड प्रेशर स्पाइक होती है, स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं, और ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा यंगस्टर्स के अंदर आजकल हम भी देख रहे हैं कि स्मोकिंग, टोबैको यूज, वेपिंग, ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। कई पेशेंट्स या यंगस्टर्स हमें आके बोलते हैं कि हम स्मोक नहीं करते, वी जस्ट डू वेपिंग। तो वेपिंग भी उतना ही हार्मफुल है, और ये देखा गया है कि वो ज्यादा हैबिट फॉर्मिंग है। तो ओवरऑल नुकसान जो है वेपिंग का, वो स्मोकिंग के बराबर ही हो जाता है। और एनर्जी ड्रिंक्स, जैसे आपने बोला, अगेन वो एक फैक्टर है जो आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है और हार्ट प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा सकता है। सर, इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं इस पॉडकास्ट के जरिए? जी, लास्ट मैसेज मैं यही कहूंगा कि इट इज टाइम फॉर एक्शन। तो आप 2-3 चीजें जरूर करें। अगर आप आज देख रहे हैं तो अपना ब्लड प्रेशर सब एक बार जरूर चेक करें। अगर नहीं कभी कराया है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अपना जरूर चेक कराएं। तीसरा, सभी लोग
एटलीस्ट 20 से 30 मिनट की जो मॉर्निंग वॉक है, या किसी भी टाइम जिस टाइम आपको वॉक करने का टाइम मिल सके, एक ब्रिस्क वॉक का रूटीन आप जरूर बनाएं, जिसे हफ्ते में 5 या 6 दिन एक साथ आप 20 या 30 मिनट चलें। वो आपकी हार्ट हेल्थ में बेनिफिट देगा। और सभी एक कोई प्रोसेस फूड जो आप खाते हैं, जो पैकेट्स में आता है, उसे एक हफ्ते में एक फूड या आज एक फूड छोड़ने की आप कोशिश करें। अगर ये 3 या 4 प्रैक्टिसेस हम करते हैं तो हम अपने रिस्क को एक साल में ही 50% तक हार्ट की प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना वेट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।